नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और हम आपसे आज कह रहे हैं कि अप्रैल आया और बदलाव लाया। जी हाँ, ये वाला अप्रैल जो आ रहा है 1 तारीख से बड़ी चीजें बनने वाली हैं। निश्चिंत रहिए, आप अप्रैल फूल तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारी नई चीजें, ये हंसी जो आपको सुनाई दे रही है, कुछ वक्त में आपको पता लगेगा कि ये इतनी प्यारी हंसी आपको कहाँ से सुनाई दी। जी हाँ, तो अप्रैल में क्या बदलेगा, कौन कौन सी बातें होंगी जिसका आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आपके फाइनेंस की बात हो, चाहे वो आपको कार खरीदनी हो, घर में खाना बनाना हो, या फिर लोन लेना हो, या फिर घर में टीवी के चैनल से क्यों ना देखने हो, सब कुछ बदलने जा रहा है। ढेर सारा बदलाव अप्रैल से आ रहा है। और अब मैं बता देता हूं कि वो हंसी कहां से आ रही थी। जी हाँ, हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। कविता थपलियाल हमारे साथ है, जो ये हमें बताएंगी कि क्या क्या बदलने वाला है 1 अप्रैल से। वेलकम कविता। साथ में है हमारे साथ शालू अवस्थी, जो जानकारी देंगी कि भाई कौन सी चीज सस्ती हो रही है, कौन सी चीज महंगी हो रही है। और निधि हमें बताएंगी कि वो कौन से काम हैं जो आपको निपटा लेने चाहिए 1 अप्रैल से पहले, नहीं तो मुश्किल होगी। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे टैक्स गुरु, टैक्स एक्सपर्ट और तमाम चीजों के जानकार शरद कोहली साहब जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, जो आपको बताएंगे कि भाई इन बदलावों का आप पे क्या असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम कविता के साथ। कविता, आप हमें क्या बताने जा रही है 1 अप्रैल से क्या क्या जिंदगी में बदलने वाला है? सबसे इम्पोर्टेंट आपके इनकम टैक्स से जुड़ी बात, जो कि अंतरिम बजट में भी इसका ऐलान हुआ था, हम सब जानते हैं। बस ये लागू 1 अप्रैल से होने वाला है। और मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन की, जो कि 40,000 रुपए था, लेकिन इस बजट में, अंतरिम बजट में उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो ये सैलरी इनकम ग्रुप के लोगों के लिए राहत की बात थी। बजट में हमने इसको काफी समझाया भी था लोगों को, और काफी खुश भी हुए थे जितने भी सैलरी पेड इन्वेस्टर्स हैं या लोग हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया बात जो कि इस अंतरिम बजट में आई थी, जो लागू होने वाली है 1 अप्रैल से, वो ये है कि अगर आपकी आय 5 लाख तक या उससे कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, आपको टैक्स छूट के दायरे में ला दिया जाएगा। ये बहुत अहम ऐलान था और ये भी इंप्लीमेंट हो रहा है 1 अप्रैल से। लेकिन अगर आप बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं, इसके अलावा एक और राहत की खबर आई थी जो कि इंप्लीमेंट होने वाली है, वो है आपके डिपॉजिट के ब्याज पे लगने वाले टैक्स पर। ये खबर है, अगर आपका जो डिपॉजिट की जो आपकी इंटरेस्ट है, जो आपका ब्याज है, वो 40,000 है या उससे कम तक का है, तो आपको के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। यानी वो इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। लेकिन आपको बता दूं कि ये केवल किसी एक ही बैंक में है। अगर आपने 2-3 बैंक में एफडी कर रखा है मान लीजिए, और अगर आप उन सब पे ब्याज कमाते हैं और उन सब का मिलाकर अगर 40,000 तक का ही आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती है, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। किसी भी एक बैंक से अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपए तक है तो आपको ये इनकम टैक्स फ्री होगी। राइट, तो टैक्स की बहुत सारी बातें हो गई। शरद साहब, याद है जैसे कविता कह रही हैं, आप भी यहाँ पर थे हमारे साथ, और पहले तो हमने जोर शोर से बता दिया था कि 5 लाख तक सबके लिए सब कुछ फ्री इनकम टैक्स, लेकिन फिर समझ में आया नहीं, वैसा नहीं है। जिनकी इनकम 5 लाख है उससे कम है उनके लिए है। तो थोड़ा सा आज फिर एक बार एक्सप्लेन कर दें ताकि लोग अपना टैक्सेशन का काम ढंग से कर लें। जी हाँ, बिल्कुल विपिन, आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, देखिए वक्त की रफ्तार है, बदलती रहती है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा। जो लोग इसको, तो मुझे लग रहा है प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोग वक्त की रफ्तार। मुझे ना 2 लाइन याद आई, तूने वक्त ना देखा कभी पलटकर, कैसी है तेरे रफ्तार के मारे हुए लोग। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंज्यूमर अड्डा आज जो है ये बिल्कुल उसको बताने जा रहा है। जी हाँ, 5 लाख रुपए, जैसा कि अभी कविता ने बताया, 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है। इसमें जो कैच है वो ये है कि जैसे ही 5 लाख आप क्रॉस करेंगे, आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये सबको ध्यान रखना है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर 5 लाख तक है तो 87A के अंतर्गत पहले 2,500 तक बेनिफिट मिलता था, उसको अब 12,500 कर दिया गया। तो उसकी वजह से वो एग्जेम्पशन लिमिट जो है, या आप उसको 87A का रिबेट बोलते हैं अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें, तो वो 5 लाख तक पहुंच गया है। दूसरा, जैसे बिल्कुल कविता ने बताया कि टीडीएस पर, और मैं कविता आपको थोड़ा सा यहां पर हल्का सा करेक्शन करना चाहूंगा कि वो जो 40,000 हुई है बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की लिमिट, तो वो टैक्स फ्री नहीं है, वो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आपको अपनी इनकम में उसको टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इनकम में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद 80 टीटीए वगैरह का जो आप रिबेट लेते हैं वो आप रिबेट लीजिए, बाकी का वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जुड़ जाएगा। तो ये मैं उसमें एक टेक्निकल चीज जोड़ना चाहता था।
हाँ बताइए विपिन जी। तो चलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको टैक्स का फायदा मिलेगा, और आपने साथ में ये भी बता दिया कि टीडीएस वाले मामले में क्या होगा। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो शालू हमारे लिए लेकर आई है। शालू, जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं घर खरीदारों को लेकर और तमाम दूसरी चीजें, वहां पर क्या है? जी बिल्कुल विपिन, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 5 बदलाव हैं। तो पहले मैं आपको जो खुशखबरी वाले बदलाव हैं वो बताऊंगी, जिससे आपके जेब पर भार पड़ने वाला है वो बताऊंगी। नहीं, डेफिनेटली आप हमें खुशखबरी वाले ही बताइए, आप बाहर मत बताइए जेब पर बाद में। जी बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए घर खरीदना आसान होने वाला है 1 अप्रैल से। यानी जो जीएसटी काउंसिल के जो नए नियम हैं उनके मुताबिक जो निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान है उसमें जीएसटी 12% से घटकर 5% होने वाली है। वहीं जो किफायती यानी अफोर्डेबल हाउसेज जो मकान है जिन पर अब तक 8% जीएसटी लगता था वो घटकर 1% होने वाला है। तो यानी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से आपके लिए खुशखबरी है। वहीं दूसरी खबर ये है कि जो जीवन बीमा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो सस्ता होने वाला है, क्योंकि जो कंपनियां अभी तक मृत्यु दर के 2006 से 8 के आंकड़े फॉलो करती थी वो अब 2012 से 2014 के आंकड़े फॉलो करेंगी। तो इस तरह से कई हद तक प्रीमियम जो है वो सस्ता होने वाला है और इसका सीधा फायदा 22 साल से 50 साल के लोगों पर पड़ेगा। राइट तो 2 जगह हैं जो आप कह रही सस्ता होगा। कोहली साहब, खासतौर पे मैं घरों की बात कर लूं तो ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज हैं 1 अप्रैल के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उनके ऊपर जीएसटी के नए नियम लागू होंगे। अब इससे बचत कितनी होगी, कितना फायदा हो सकता है? आप सीधे, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर को इस पे आपत्ति थी तो एक अलग फॉर्मूला ला दिया था सरकार ने जो घर पहले बन रहे थे उन पर, लेकिन यहां तो सीधी सीधी बचत है। हाँ विपिन, देखने में तो बचत लग रही है क्योंकि 12% से जब आप 5% पे आते हैं तो वो 7% का बहुत बड़ा एक अंतर दिखाई पड़ता है। पर इसमें भी थोड़ा सा झोल है। झोल ये है कि पहले इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डरों को मिलता था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, ये तो बिल्डर्स बताएंगे, समय आएगा जब 1 अप्रैल आएगी उसके बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो सुन के पता लगेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उनको नहीं मिलेगा उसका जो इफेक्ट है उसको वो प्राइस में फैक्टर कर देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि खुशखबरी, मैं उम्मीद करता हूं खुशखबरी ही रहे, ऐसा ना हो कि एक हाथ से दे और एक हाथ से लेके उधर जीएसटी तो कम हो गया पर उतने ही मार्जिन से उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उनको उस पर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है जीएसटी, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं कि शायद बिल्डर इसका इफेक्ट एब्जॉर्ब ना करके और कस्टमर को पास ऑन करे। और विपिन, क्योंकि प्रॉपर्टीज की बात आई तो आप मुझे लगे हाथ अगर मौका दे तो प्रॉपर्टीज से कुछ इनकम टैक्स में भी, क्योंकि वापस अगर हम इनकम टैक्स में थोड़ी देर के लिए जंप कर जाएं तो इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी के लिए 2-3 और छोटी छोटी खबर है जो कि 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। पहली बात तो यह कि जो आप मकान खरीदते थे और आपको कैपिटल गेन होता था सेक्शन 54 में, अब आप 2 प्रॉपर्टीज तक ले सकते हैं अगर वो 2 करोड़ तक प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है। उसके अलावा जो सेक्शन 24 में विपिन आपको याद होगा आप इंटरेस्ट ऑन लोन लेते थे वो भी आप 1 से ज्यादा घर पे ले सकते हैं। और तीसरा जो प्रॉपर्टी का, दूसरी प्रॉपर्टी में मुझे लगता है सरकार ने बहुत मेहरबानी दिखाई है कि आपकी दूसरी प्रॉपर्टी पे नोशनल रेंट लगता था कि आपकी दूसरी प्रॉपर्टी खाली भी पड़ी होती थी तो उस पर टैक्स देना पड़ता था उसके किराए पे। अब दूसरी प्रॉपर्टी नोशनल रेंट से बची रहेगी। तो मैंने सोचा प्रॉपर्टी की शालू बात कर रही थी जीएसटी की, अफोर्डिंग हाउसिंग की, तो लगे हाथ ये खुशखबरी भी हम दर्शकों को दे दे कि इनकम टैक्स में भी 1 अप्रैल से आपके लिए एक राहत वाली खबर सेक्शन 54 में, सेक्शन 24 में और आपको उसमें दूसरे घर के नोशनल रेंट में आने वाली है। मतलब जो लोग अब 1 तारीख के बाद घर खरीदने जा रहे हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। ये सारी बातें हमने आपको एक साथ बता दी। नाउ कम टू यू निधि, क्या चीजें हैं हम बताना चाहते हैं लोगों को कि भैया वो निपटा ली जाए 1 तारीख के पहले, नहीं तो फिर थोड़ी तकलीफ है। विपिन, सबसे जरूरी बात यह है कि 31 मार्च को पड़ रहा है रविवार, तो आपको 30 मार्च तक अपने सारे काम खत्म कर लेने, वरना 1 अप्रैल से आप फंस सकते हैं। तो होता यह है कि आप अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप शेयर खरीदते हैं और आप खरीदना चाहते हैं इसके आगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो डीमैट खाते हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ही अब आप आगे चल के शेयर खरीद सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जो आपने पहले शेयर खरीद रखे हैं अगर उनके फिजिकल फॉर्म आपके पास हैं तो आप उनको संभाल सकते हैं, मगर आगे चल के आपके जो डीमैट अकाउंट है वो प्रॉपरली चेक्ड होना चाहिए, तभी आप आगे जाके शेयर्स खरीद सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आपने अपने आधार कार्ड से नहीं कनेक्ट किया है, उसको लिंक नहीं किया है, जितना भी आधार से रिलेटेड जो कुछ भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन यहीं छोड़ दीजिए। 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगले साल जब आप अपना IT रिटर्न फॉर्म अपना फिल करेंगे तो आपका पैन कार्ड प्रॉब्लम में फंस सकता है।
इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ITR रिटर्न है और एक GST रिटर्न है जो सिर्फ कारोबारियों के लिए है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर ITR रिटर्न आपको 31 मार्च तक भरना है, कोई गलती अगर होती है तो आप 31 मार्च तक उसको सुधार सकते हैं, मगर अगर गलती होती है और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जुर्माना 10,000 का लगेगा आपके ऊपर। कारोबारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है याद रखना कि GST भरने की उम्मीद आपका जो वक्त है वो 31 मार्च तक है। जो कुछ भी खरीद बिक्री आपने की है उसकी जानकारी दें, इनपुट टैक्स जो है आपके पास उसकी जानकारी दें। इसके जाते जाते एक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं, वो बाद में क्योंकि अब आपने जो 3-4 चीजें बता दी, रिटर्न वाली बातें तो ठीक है, कोहली साहब भी बता ही देंगे कि अब ये रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। बहुत बार हम बताते हैं, लोग अब ना सुने तो फिर बहुत तकलीफ वाली बात है, 10,000 डूब जाएंगे अगर जी बिल्कुल। लेकिन कोहली साहब आप मुझे ये बताएं कि जो डीमेट वाली बात है, मान लीजिए कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में ही वो शेयर रह गए, मैं नहीं कर पाया, जैसे बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, जानते हैं हम, शायद डेट बढ़ने की उम्मीद में आगे ना करें, लेकिन फिर क्या होगा? क्या पूरी तरह से वो शेयर्स बेकार हैं या कुछ हो सकता है उनका? देखिए विपिन, अभी तक जो खबर आ रही है, क्योंकि ये डेट पहले ही 2-3 बार बढ़ चुकी है, अगर आपको याद होगा ये डेट को पहले ही बढ़ाया जा चुका है, और जहां तक खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि अब ये आखिरी बार बढ़ाई गई है। अब ये सरकार ये पत्ते अपने खोलेगी नहीं कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मान लेते हैं कि ये आखिरी डेट है, ये कयामत का दिन है हार्ड कॉपी में शेयर्स के लिए, तो जो नियम ये कहते हैं कि उसके बाद वो शेयर इनवैलिडेट हो जाएंगे, आप उनको कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो मात्र कागज के टुकड़े रह जाएंगे। एक सिर्फ एक्सेप्शन है इसमें विपिन, वो ये है कि अगर जिसके शेयर्स हैं उसने ट्रांसफर किया और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में जो लेने वाला है वो 31 मार्च के बाद भी, 1 अप्रैल के बाद भी उसको डीमैट करा सकता है, पर उसमें शर्त यह है कि उसको ट्रांसफरर के डेथ सर्टिफिकेट का प्रूफ लगाना पड़ेगा। वरना हम तो दर्शकों को अभी यही सतर्क करेंगे कि साहब अपने लॉकर, अलमारी जहां पुरानी फाइलों में दबे होते हैं, निकलते हैं, अरे मेरे पास तो ये शेयर भी पड़े थे, उनको निकालिए बाहर और सबको खंगाल डालिए। अभी फिर भी 2-3 दिन बाकी है और आप जाके उसको डीमैट करा दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा ना हो कि डेट एक्सटेंड ना हो और आपके वो शेयर केवल कागज के टुकड़े बन के रह जाएं। और मैं क्योंकि GST की बात हो रही थी, GST में 2 छोटी-छोटी और जानकारी 1 अप्रैल से जो आने वाली है वो जोड़ देता हूं कि कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके लिए बहुत मशहूर और बहुत चर्चा होती रही है, उसकी लिमिट अब 1 करोड़ से बढ़ा के 1 अप्रैल के बाद 1.5 करोड़ कर दी गई। मतलब जो लोग रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल के बाद लेंगे वो अब 1.5 करोड़ तक कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं। और दूसरी खबर GST में जो आई है वो ये है कि सर्विस प्रोवाइडर्स अब तक विपिन कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं ले पा रहे थे। 1 अप्रैल से पिछली GST काउंसिल की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि अब सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ये नाइंसाफी ना की जाए, उनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम में लाके 1 अप्रैल के बाद वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 50 लाख तक अगर उनकी टर्नओवर है तो वो भी अब 1 अप्रैल के बाद कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आधार की बात जहां तक आपने करी, पैन आधार की, मैं सोच रहा था आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हम नहीं करा पाते तो फिर कौन सा पहाड़ हम पे टूट पड़ेगा। जी। मैं उम्मीद कर रहा था आप पूछेंगे, चलिए मैं आपके मुंह की बात निकाल लेता हूं, मुझे जरूर उम्मीद है आप पूछने वाले थे। जी हां, आधार को आधार बनाइए, क्योंकि कई बार ये भी डेट बढ़ाई जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिली अब की बार तो आपका पैन ही इनवैलिडेटेड माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तो रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाएंगे। और अगर रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो हालांकि अभी तक सरकार ने कोई मेथड नहीं निकाला है कि फिर ऐसे में क्या किया जाएगा। क्या वो सेक्शन 148 के अंडर एस्केप्ड इनकम मानी जाएगी, नोटिस के अगेंस्ट फाइल होगी? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो हम अभी सलाह देते हैं, अभी तो टाइम बाकी है थोड़ा सा, कृपया जाके अपने पैन को। और मैं एक बात बता दूं, ये संडे को भी ये काम हो सकता है, क्योंकि शालू बता रही थी शायद कि संडे को नहीं हो सकता। इस काम को आप संडे को भी घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। नहीं, पैन तो आप जोड़ ही पाएंगे। निधि हमसे कह रही थी कि संडे 31 मार्च को संडे है तो उस दिन छुट्टी है, तो क्यों छुट्टी बर्बाद कर रही है, एक दिन पहले कर लीजिए। राइट, चलिए, तो ये बड़ी बड़ी काम की बातें आपने बता दी और हमने तो कुछ पूछा नहीं, आपने बोनस GST के बारे में भी चीजें हमें बता दी हमारे दर्शकों को। कविता, और क्या 2 बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जिनमें बदलाव होने वाले हैं? नेशनल पेंशन स्कीम का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। और जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, मेरे ख्याल से विपिन आप और खासतौर से कोहली जी आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्कीम रही है। सरकार लगातार इसको आकर्षक बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं, जो लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल से, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। बहुत सारी गलतफहमी है इन बदलावों को लेकर, लेकिन आज मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ और उसको आगे समझाएंगे कोहली साहब भी। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो
विड्रॉल लिमिट थी, वो टैक्स फ्री जो लिमिट थी वो 40 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। यानी आपका जो निवेश है, आप जो पूरा निवेश करेंगे एनपीएस में 60 साल की उम्र में, उसका 60% आप जब निकालेंगे तो वो इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी। जो आप कमाएंगे उस पर वो भी टैक्स फ्री होगा, लेकिन 40% जो आपका जो निवेश बच जाएगा उस पर आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और वो एन्युटी टैक्सेबल होगी। यानी एनपीएस, जो कि आमतौर पे लोग अब समझ रहे हैं कि ये ईईई एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए पहले से ही पूरे निवेश का 60% विड्रॉल टैक्स फ्री था, लेकिन ये बदलाव जो किया गया है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सरकार की तरफ से योगदान है एनपीएस में, उसको 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यानी यहां पर उनके लिए भी खुशखबरी है और ये नियम जो है वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो क्या माने हम सर कि ये एनपीएस अब पहले से ज्यादा बेहतर स्कीम साबित होगी? जी हाँ, पहले से देखिए अब वो पार पे आ गया है, जैसा कि कविता बता रही थी। अब सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉइज दोनों को 60% पे आ गया जी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल कविता ने बहुत अच्छी बात करी कि ये एग्जेम्प्ट लोग ऐसा मानते हैं कि ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ट्रिपल ई जिसको हम कहते हैं, ऐसा है नहीं। एनपीएस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है इसको अट्रैक्टिव बनाने का, पर अभी एग्जेम्प्ट पूरी तरह से ये नहीं है। दूसरा विपिन, बात आई थी, देखिए ये ब्रेक बड़े अच्छे होते हैं, एक तरफ चैनल के लिए, दूसरी तरफ पैनलिस्ट के लिए। मैंने और कुछ खंगाल लिया, वो ये कि जीएसटी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात एग्जेम्पशन लिमिट की हमें याद नहीं रही दर्शकों को बताना कि 1 अप्रैल से साहब ये 40 लाख रुपए लागू होने वाली, जो अब तक 20 लाख पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। हालांकि काउंसिल मीटिंग में इसको स्टेट्स पे छोड़ दिया गया था क्योंकि कुछ स्टेट्स ने ऐतराज किया था। तो हम बता दें कि केरला ने स्वीकार नहीं किया, परंतु छत्तीसगढ़, दिल्ली और कुछ हरियाणा, इन स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। वहां 40 लाख तक अब आप एग्जेम्पशन लिमिट है, 1 अप्रैल के बाद आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, आप उस लिमिट तक है। दूसरा, एक और चीज मुझे ब्रेक में याद आई विपिन, बहुत बढ़िया, कि अगर आप मकान किराए पे देते हैं तो 1 अप्रैल के बाद अगर आपको उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो पहले 15,000 महीने का जब इंटरेस्ट आता था तो उस पर टीडीएस कट जाता था, वो भी साहब अब बढ़ के 20,000 1 अप्रैल से हो जाएगी। तो आपकी एक और सिरदर्दी, अगर आपकी 20,000 तक का रेंट है तो ये टीडीएस की सरदर्दी आपके सर नहीं रहेगी। हालांकि आपको उसको अपनी टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में अवश्य दिखाना पड़ेगा। बढ़िया है कि आपने ब्रेक में बहुत कुछ निकाल लिया, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि अब दूसरा ब्रेक नहीं होगा हमारे पास। तो शालू फटाफट बताएं हमें आपके पास क्या है। जी बिल्कुल, मैं ये बताने वाली हूँ कि जो बैंक से अब कर्जा लेना और सस्ता होने वाला है, दरअसल इसका कारण ये है कि जो बैंक अब तक MCLR के आधार पर वो कर्ज देते थे, वो अब रेपो रेट के आधार पर कर्ज देना शुरू कर देंगे। इससे कुछ हद तक कई सारे जो कर्ज लेना है सस्ता होने की उम्मीद है। राइट, तो कर्ज सस्ता हो जाएगा। कोहली साहब, जो ये बहुत दिनों से आरबीआई कहता आ रहा था कि आप MCLR को हटाइए, रेपो रेट पे लगाइए, तो हम माने कि हर बार सस्ता ही होगा या फिर ये ऊपर नीचे भी जा सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट जो है विपिन वो करीब 2-2.5% के आसपास घूम रहा है। तो इसलिए आरबीआई को ये लिबर्टी मिल गई, इतना लेग रूम मिल गया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को घटाए। पर जो ही इन्फ्लेशन, अब जैसे हम स्कीम्स के बारे में सुन रहे हैं, नई नई स्कीम्स अनाउंस की जा रही है, लोगों को मिनिमम इनकम गारंटी है, किसानों के लिए है, तो इसका फिस्कल लोड पड़ता है। तो जैसे ये लोड पड़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट जो आज 3.5% के आसपास है, जैसे ही वो बढ़ेगा तो थोड़ा सा महंगाई पे जैसे बढ़ेगी तो फिर हो सकता है कि वापस उसी रेट पे चला जाए। तो मैं समझता हूं बहुत दीर्घ काल तक खुश होने की बात नहीं है। इसको आप वॉच रखिए, ये ऊपर नीचे जाता रहेगा, नीचे हो सकता है और जाए, पर हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऊपर भी जाए। अब विपिन, सारी बढ़िया खबरें तो नहीं देनी चाहिए ना, कुछ खबरें थोड़ी खट्टी मीठी रहनी चाहिए बीच में। जी रहेंगी। आप वो भी कुछ खबरें हैं जिसमें हम थोड़ा बता भी देंगे अभी कि महंगा भी कुछ होने जा रहा है आपके लिए और कुछ सस्ता भी। निधि, लेकिन मैंने रोक लिया था आपको, एक बात आप बताने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा संजीदगी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ, मगर ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर आपको CNBC आवाज देखते रहना है तो आपको अपने ऑपरेटर को बताना है कि भैया मुझे देखना है, और इसके लिए आपको एक बकायदा फॉर्म फिल करना है, और वो करने की आपकी जो आखिरी डेट है वो 31 मार्च की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपका कनेक्शन कट जाएगा। इसीलिए इसकी पूरी जानकारी देते हुए कि आपको कौन कौन से चैनल्स देखने हैं, ये अपने ऑपरेटर को बता दीजिए ताकि आपका केबल चलता रहे और CNBC आवाज आप देखते रहे। चलिए, ये तो सीधी बात है, क्योंकि हम रोज ही दर्शकों से यहाँ पर निवेदन करते हैं कि भैया अपना वेल पैक चुन लो, अपने चैनल चुन लो। बहुत समय निकल गया जी, अब 31 तारीख है, चुन लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपके चैनल्स बंद हो जाएंगे।
क्विकली, थोड़ा सा समय बाकी, 1-1.5 मिनट मेरे पास। कविता, बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो पीएफ का खाता है, आप अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको वो पीएफ खाता बदलवाने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस, पहले हम जानते थे कि बहुत पछड़ा होता था, आपको बार बार कंपनी के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। पहले काफी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बस अपना यूएएन नंबर देना होगा। एक लाइन में कहूँ, अगर आप नौकरी छोड़े तो पीएफ बदलवाने के लिए दिक्कत नहीं है, अपने आप दूसरी कंपनी में वो शिफ्ट हो जाएगा। यूएएन अपना नंबर जो है वो संभाल के रखिएगा। शालू, कुछ महंगा सस्ता बाकी रह गया था हमारा। जी बिल्कुल, महंगा जो होने वाला है वो अगर जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है सीएनजी, वो महंगा होने वाला है। इसके अलावा होम मेकर्स के लिए एक बुरी खबर है कि सीएनजी हो सकता है महंगा कर सके। दरअसल जो कच्ची तेल की कीमतें हैं वो लगाम नहीं ले रही है, ना वो घटने का नाम ले रही है। इस कारण जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो हो सकता है दामों में कुछ इजाफा कर सके। वहीं इसके साथ आपका कार चलाना भी महंगा होने वाला है, क्योंकि टोयोटा और टाटा मोटर्स जैसी कई बड़ी कंपनियों ने 5,000 से लेकर 73,000 तक। इस लिस्ट में नाम तो अब ढेर सारे आ गए, क्योंकि 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने जो दूसरी खबर सुनाई कि सीएनजी भी महंगी होगी, यानी कुल मिला के गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा। और जिनके घर में पाइप्ड गैस आती है, निधि के घर में लगता है पाइप गैस आती है, मैं तो दुखी हूँ। आपके घर में आती है ना, तो अब हम लोगों का खाना बनना थोड़ा मुश्किल होगा। कंपैरेटिवली पाइप गैस थोड़ी सस्ती होती है हम चलेंगे एलपीजी से, हम चलेंगे ज्यादा। जी जी। तो चले, ये वो बातें हैं जो 1 अप्रैल से बड़े बदलाव लेकर आपके आ रही है। और बोनस शरद कोहली जी ने आपको दे दिए, बीच में जो उन्होंने ब्रेक में निकाला और बाकी बीच में मंथन करके निकाला। सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो 13-14 चीजें लेकर आए थे, पर मुझे लग रहा है। और मैं नए वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं भी सबको दे देता हूं। इन सब बढ़िया बातों को आप एंजॉय करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ आपका भी काम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उम्मीद करेंगे कि जो बदलाव होने जा रहे हैं 1 तारीख से, हमने आपको वक्त से पहले बताया, थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो काफी फायदे में रहेंगे। और शायद आप उसके बाद हमें थैंक यू भी कहना चाहें, लेकिन फिलहाल मैं अपने सभी पैनलिस्ट को थैंक यू कहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो। नमस्कार।